Hello, this is Govind Kumar. Welcome to SVH classes. Today we will discuss about the topic of O-level websites. This module comes under the M2R5 means second module and fifth revision. ओके तो आज हम वेबसाइट को डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने समझा था वेबसाइट्स क्या होती हैं, आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो आप वेब पेजेस क्रिएट करते हैं उनका समूह ही आपका क्या बनाता है, वेबसाइट को बनाता है। ओके तो वेबसाइट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं एक वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए, वो है डोमेन नेम और वेब सर्वर और आपका वेब पेजेस। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नेम होता है जो उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता। वही आपका क्या होता है, डोमेन नेम। ओके डोमेन नेम। ओके ये आपका एक यूनिक नेम होता है, अद्वितीय यूनिक नेम दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एस वी एच इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ओपन किया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये svhinstitute.in, ये क्या है आपका, इस वेबसाइट का क्या है, ये डोमेन नेम। ओके तो ये इस वेबसाइट्स के लिए यूनिक रहेगा, इसके अलावा ये किसी भी और वेबसाइट का नाम नहीं हो सकता। तो डोमेन नेम की एक ही विशेषता है कि ये हमेशा यूनिक रहता है, दो वेबसाइट का एक ही डोमेन नेम नहीं हो सकता। इसके अलावा आपने एक चीज़ और सुनी होगी, वो सुनी होगी URL। ओके तो URL में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि URL और डोमेन नेम एक ही होता है या अलग। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म सुनिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL और डोमेन नेम में क्या अंतर है कि एक वेबसाइट का जो यूनिक नेम होता है, जो वेबसाइट की आइडेंटिटी होता है, वो उसका डोमेन नेम होता है। और जो URL होते हैं वो वेबसाइट का नहीं होता, वो वेब पेजेस के होते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि वेबसाइट किससे मिलकर बनी होती है, वेब पेजेस से अलग अलग। तो हर एक वेब पेज का अलग अलग एड्रेस होगा जिसको URL बोलेंगे, वो उस वेब पेज की लोकेशन को बताएगा, इसलिए उसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। वेब पेजेस की लोकेशन को ये बताता है, किसकी, वेब पेजेस की। ओके टेल्स अबाउट लोकेशन ऑफ वेब पेजेस। ओके तो अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल आपको बताऊं। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक मेन्यू है, ये टैब अगर हम कोई भी खोलेंगे तो हम किसी दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे। और ये वेबसाइट का क्या है, होम पेज। जो जो सबसे पहला पेज होता है जो ब्राउज़र डाउनलोड करके हमको देता है, वो होता है होम पेज वेबसाइट का। और इसी किसी भी लिंक पे ये होते हैं सारे हाइपर लिंक्स जो हाइपर टेक्स्ट के थ्रू जुड़े होते हैं। तो इनमें किसी पर भी हम क्लिक कर दें, देखिए ठीक है, तो ये आपका दूसरा वेब पेज खुल गया। जो पहला था वो होम पेज था। तो ये जो आ रहा है आपका, देखिए ये ये जो इसमें आ रहा था अभी, ये था आपका क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए ये जो आपको इस एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है svhinstitute.in/page.php पेज इक्वल्स टू, ये जो पूरा है आपका, ये क्या है आपका URL। तो URL और डोमेन नेम में आपको अंतर समझ में आ गया। डोमेन नेम आपका वेबसाइट का होता है जो उसके लिए यूनिक होता है, और URL आपके अलग अलग वेब पेजेस। एक वेबसाइट में जितने सारे वेब पेजेस उतने ही सारे आपके URL होते हैं। तो ये क्लियर है, ठीक ठीक है।
फिर से हम होम पर ही चले जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, डोमेन नेम हो गया वेबसाइट का, इसके बाद क्या ज़रूरी होता है, वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है हमको पता होना चाहिए कि वेब सर्वर कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर ही होता है जिसमें वेबसाइट को लाइव किया जाता है, जिसमें वेबसाइट का डेटाबेस होता है, जिसमें वेबसाइट के एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ से वेबसाइट का बैकएंड प्रोसेस है, जो बैकएंड डेवलपमेंट है, वो आपका कंट्रोल किया जाता है। तो वेब सर्वर क्या है, ए स्पेशल कंप्यूटर दैट होस्ट, जो होस्ट करता है वेबसाइट को, मतलब जो मालिक होता है वेबसाइट का, दैट होस्ट द वेबसाइट एंड कंट्रोल controls the database and back-end processes। ठीक, तो वेब सर्वर कुछ नहीं होता है, जहाँ से वेबसाइट हमारी फॉर्म होती है। तो अगर हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसका डोमेन नेम वेबसाइट का हम ब्राउज़र पर डालते हैं, तो ब्राउज़र वहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसके लिए, वेब सर्वर के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्राउज़र आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर के लिए, और वेब सर्वर आपका डाउनलोड करके दे देता है हमको क्या चीज़, आपका होम पेज, जो वेबसाइट का है वो होम पेज डाउनलोड करके दे देता है, वही हमको सबसे पहले दिखाई देता है। हमने क्या, इसका ये URL, वो सॉरी, इसका डोमेन नेम डाला तो ये वेबसाइट खुल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होम पेज डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद जो कनेक्शंस हैं वो आपके कट जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है आपका, वेब पेजेस। और ये क्या होता है, ये वेबसाइट ही होती है। ठीक, तो वेब पेजेस को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, वेब पेजेस को हम HTML लैंग्वेज की मदद से फॉर्म करते हैं, CSS की मदद से फॉर्म करते हैं, और जावास्क्रिप्ट की मदद से। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं जिनसे हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, और जो मेन लैंग्वेज है जिसको स्ट्रक्चर किया जाता है किसी वेब पेज को, वो कौन सी होती है हमारी, HTML। ठीक, CSS से उसको स्टाइल किया जाता है, और जावास्क्रिप्ट से उसमें थोड़ा उसको डायनामिक बनाया जाता है। ठीक, तो ये 3 लैंग्वेज हैं जिनकी मदद से हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट का हमको समझ में आ गया, कोई भी वेबसाइट हमको, जी जी, ओके। तो नेक्स्ट, अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है यहाँ पर वेब पेजेस को किस प्रकार से हम रख सकते हैं, जिससे हमें अगर कोई अपनी वेबसाइट लाइव करवानी हो तो उसके लिए हमको समझना चाहिए कि एक वेब पेज क्या होता है। ये वेब पेजेस कुछ नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक, और सारे ही जो वेब पेजेस होते हैं वो आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। ये यूज़र स्पेसिफिक होते हैं। ओके, इतना क्लियर है आपको। ठीक, एक वेब पेज हमारे पास, जो वेबसाइट का वेब पेज है वो किस प्रकार से हमको शो होता है, इसकी क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 पे
नंबर एक हम करते हैं सर्च द डोमेन नेम। डोमेन नेम मैंने अभी बताया था किसका होता है, वेबसाइट का होता है। डोमेन नेम वेबसाइट का होता है और यूआरएल वेब पेज का होता है। ठीक, तो सर्च द डोमेन नेम हम करते हैं। फिर जो हमारा ब्राउज़र है, क्योंकि हम किस में सर्च कर सकते हैं, किसी ब्राउज़र में ही कर सकते हैं। ब्राउज़र जैसे कि गूगल हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस टाइप के ये जो होते हैं ये सर्च इंजन्स होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं। ठीक, तो ब्राउज़र आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है, सेंड्स द रिक्वेस्ट टू, किसको रिक्वेस्ट सेंड करता है, वेब सर्वर को, जहाँ पे हमारा वेबसाइट का बैक एंड कंट्रोल होता है। ठीक, तो हमने डोमेन नेम सर्च किया, तुरंत ही जो जिस ब्राउज़र से हमने डोमेन नेम सर्च किया है वेबसाइट का, वो इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को कि इस प्रकार की ये जो इस डोमेन नेम की जो वेबसाइट है वो आप शो करवाइए। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होती है, जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर आपका चेक करता है किसी भी टाइप की एरर जो वेब पेज वो डाउनलोड करके देगा उसमें नहीं है। एरर चेक करने के बाद वो होम पेज को, जो वेबसाइट के होम पेज है उसको सेंड कर देता है, सेंड टू द ब्राउज़र। ठीक, तो जो अपना वेब सर्वर है वो फैक्ट चेक करने के बाद पूरे के पूरे होम पेज को ब्राउज़र को सौंप देता है और ब्राउज़र उसको डाउनलोड करके हमारे सामने इस टाइप से शो करा देता है, और फिर वेब सर्वर का और ब्राउज़र का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। अब जब जब तक हम किसी भी इसमें हाइपर टेक्स्ट या लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमको इंटरनेट अभी यूज़ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर हम अभी इंटरनेट क्लोज कर दें तो ये वेबसाइट है ये चलती रहेगी, क्योंकि ये जो वेब पेज है, होम पेज, ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर। ठीक, अगर हम इसमें कोई भी लिंक क्लिक करते हैं फिर हमको फिर से वो कनेक्शन भेजेगा, फिर से कनेक्शन करेगा किसके साथ, वेब सर्वर के साथ, ब्राउज़र हमारा, और दोबारा से जिस भी यूआरएल को या जिस भी डोमेन नेम को हमने सर्च किया है दोबारा से उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि अब हमको इस डेटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजिए। तो फिर से जो वेब सर्वर है फिर से फैक्ट चेक करेगा और उसको जो दूसरा वेब पेज है जिस यूआरएल का उसने बोला है उसको वो भेज के दोबारा दे देगा। तो ये आपको समझ में आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल सेम, क्योंकि ये किसके थ्रू होता है आपका, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैसेजिंग के जैसा ही है, क्योंकि ये आपका टीसीपी आईपी के थ्रू ही होता है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जी बिल्कुल वैसे ही होता है ये। ठीक, तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वेबसाइट्स में। दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तो वो क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ठीक, ये दो टर्म्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जो भी वेब का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक ऐसा एंड होता है जो यूज़र के इंटरेक्शन में हमेशा रहता है, यानी कि हम जो वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, ये हमने वेबसाइट खोली है एक इंस्टीट्यूट की, तो इसमें देखिए ये जो पार्ट है ये यूज़र ही तो इसका यूज़ करेगा, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज़र ही उसको एक्सेस करेगा। तो ये जो पूरा पार्ट है वेबसाइट का ये यूज़र फ्रेंडली है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। इस वेबसाइट के थ्रू जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारा किस में आता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। इस वेबसाइट्स को क्रिएट करना, इसके वेब पेजेस को क्रिएट करना, ये सारे के सारे काम किस में किए जाएंगे, आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ओके, इसमें हम HTML के थ्रू इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, CSS के थ्रू इसके जो वेब पेजेस हैं उनको स्टाइल करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसमें कुछ डायनामिक एलिमेंट जोड़ते हैं लॉजिक्स का यूज़ करके। ठीक,
अब आते हैं हम बैक एंड डेवलपमेंट में। ये बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है? जब अभी मैंने आपको बताया कि इस वेबसाइट को हमें करने की ज़रूरत पड़ी, सर्च किया हमने इसका डोमेन नेम, तो इसका जो होम पेज है वो हमको शो हो गया। पर ये जो होम पेज है वो कैसे शो हुआ ये हमको नहीं पता ना। तो ये सारा काम किसका है? बैक एंड का, क्योंकि ये किसके थ्रू होता है? आपका वेब सर्वर के थ्रू होता है। ठीक, तो वेब सर्वर के थ्रू जो भी प्रोसेस है वो सारा बैक एंड में है, और जो यूज़र फ्रेंडली जो डेटा है जो हम जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस किस में है? आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं फ्रंट एंड और बैक एंड से रिलेटेड जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड एक्सपीरियंस होता है ये आपका, सर्वर साइड एक्सपीरियंस होता है। ठीक, अच्छा, इनको किस में फॉर्म करते हैं? इनकी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम और बैक एंड डेवलपमेंट का काम सेम ही लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो आपका बेसिकली HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये HTML को हम तोड़ सकते हैं हाइपर टेक्स्ट और आपका मार्कअप। ओके, तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या है और ये आपका मार्कअप क्या है? ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाइपर टेक्स्ट, आपने हाइपर लिंक शब्द समझा होगा, सुना होगा, जो लिंक होते हैं वेबसाइट पर ब्लू कलर से दिखाई देते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सारे जो हाइपर लिंक्स होते हैं वो ब्लू कलर के ही हों। तो ये वर्ड वहाँ से ही आया है। टेक्स्ट तो आप सभी समझते हैं, कुछ भी जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको टेक्स्ट बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है और टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब वो है जो हम इंसानों के लिए नहीं होते हैं, जो मशीन के लिए होते हैं। कंप्यूटर के लिए जो टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर टेक्स्ट। जो हम कोडिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। तो इसका क्या काम होता है? किसी वेबसाइट को बनाने में, किसी वेबसाइट के फॉर्मेशन में इसका क्या रोल होता है? ये लिंक करता है, लिंकिंग द वेब पेजेस। ठीक है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। देखिए ये आपका जो है मेन्यू लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट ही तो है, पर ये हाइपर टेक्स्ट है। क्यों? ये एक वेब पेज से हमको दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा। ये देखिए ये लिखा है स्टूडेंट लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, ये क्या है? आपके हाइपर टेक्स्ट हैं ये। जी, हाँ, देखिए ये जो आपके जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस, ये सारे आपके हाइपर लिंक्स हैं जो आपको दूसरे वेब पेज पर ले जाएंगे। देखिए कोर्सेज पे मैंने क्लिक किया, ये इसने इसको आपको दूसरे वेब पेज पे पहुंचा दिया। तो ये सारे ही क्या हैं? अब देखिए ये सारे ही टेक्स्ट जो होते हैं वो आपके हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने कोर्स फी पर क्लिक किया तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट नहीं है। ठीक, तो सारे टेक्स्ट ये आपका क्या है? कंटेंट लिखा गया है, सिंपल टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक, तो आप हाइपर टेक्स्ट और टेक्स्ट में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आपने समझ लिया कि जो वेब पेजेस को लिंक करता है। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये आपका कंटेंट क्रिएशन के लिए होती है। कंटेंट, आपका स्ट्रक्चर और आपका स्टाइल्स, बटन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं वो आपका मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू की जाती हैं। तो HTML में दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक हाइपर टेक्स्ट और एक मार्कअप लैंग्वेज के एलिमेंट्स। तो हाइपर टेक्स्ट होते हैं वो आपके लिंक करते हैं वेब पेजेस को एक दूसरे से,
और जो मार्कअप की जो टेक्स्ट होता है, हम जो कोडिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, वो कंटेंट, स्ट्रक्चर, स्टाइल्स, बटन्स, इन सबको फॉर्म करने में काम आती है। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं बैक एंड प्रोसेसेस में कौन कौन से आपके होते हैं। ठीक, तो बैक एंड जो प्रोसेस है वो क्या करती है, आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है डेटाबेस और ब्राउज़र के बीच में। ब्राउज़र सबको पता है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ब्राउज करते हैं, जो आपका कनेक्शन बिठाता है किसके साथ, वेब सर्वर के साथ। तो ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन आपका लिंक इस्टेब्लिश करता है। ठीक, ये आपका सर्वर साइड एक्सपीरियंस होता है बैक एंड डेवलपमेंट में। तो ये जो हमने ब्राउज़र पर सर्च किया, उसने वेब सर्वर को भेजा रिक्वेस्ट, तो इसके लिए भी स्क्रिप्टिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, ऐसे ही हमको नहीं भेज देता है ब्राउज़र। तो वही सारी जो चीज़ें होती हैं आपकी, वो बैक एंड लैंग्वेज में, बैक एंड डेवलपमेंट में की जाती हैं। और इसके लिए जो लैंग्वेजेस हैं वो ये HTML और ये CSS ये नहीं है, इसके लिए अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि उनके जो एग्जाम्पल हैं मैं लिख देता हूँ। PHP हो गया आपका, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज होती है वो केवल ओनली बैक एंड के लिए ही होती है या फ्रंट एंड के लिए ही होती है। लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है जो दोनों ही काम कर सकती है, पर स्पेसिफिकली एक के लिए ही। जैसे जावा स्क्रिप्ट होती है जो हमारी, हमने आपको बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए काम आती है, क्लाइंट साइड एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन उसका यूज़ हम बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं फॉर सम एक्सटेंट, मतलब थोड़े हिसाब से। और पाइथन है तो ये भी आपका फ्रंट एंड में डेवलपमेंट में भी काम आती है और बैक एंड में भी काम आती है, पर ज़्यादातर इसको हम मानते हैं क्या कि ये बैक एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, उसके लिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, न कि फ्रंट एंड के लिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया जी। PHP ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक, ये आपका PHP है। दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट में दो चीज़ें आपकी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग और आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये जो स्क्रिप्टिंग है ये कुछ नहीं होती है, कोडिंग के लिए ही एक दूसरा वर्ड है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि कहानी लिखना, कहानी रचना करना, हिंदी में इसका यही मतलब होता है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी हम क्या एक टाइप से स्क्रिप्ट ही लिखते हैं, कोड करते हैं। जो भी कंटेंट या जिस भी स्ट्रक्चर की हमको वेब पेज चाहिए होता है, उसको बनाने के लिए हम आदेश देते हैं, कमांड देते हैं कोडिंग के थ्रू। तो स्क्रिप्टिंग और कोडिंग आपकी एक ही चीज़ होती है। ओके, तो हम देखते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है आपकी, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जो इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं, और जो सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग है वो आपकी बैक एंड डेवलपमेंट के जो होते हैं पर्सन वो करते हैं। ठीक, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका कोड लिखा जाता है वो आपका HTML डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में ही लिखा जाता है। CSS का यूज़ हम करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कोडिंग का, वो भी आपका HTML डॉक्यूमेंट में होता है। जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ करते हैं वो इस डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, इसके बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, इसको हम किस लिए कोड प्रोड्यूस करते हैं? वेब सर्वर, जहाँ से हमारा
बैकएंड का प्रोसेस कंट्रोल होता है वेब सर्वर, वहाँ से हम सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग है वो करते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, हाँ देखिए अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस बताते हैं कि किस टाइप से आपका इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। ये आपका है क्लाइंट, ठीक है। ये आपका जो भी इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा वो किस प्रोटोकॉल के तहत होगा, टीसीपी आईपी। ये मैं समझा चुका हूँ कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। और ये है आपका वेब सर्वर, ठीक, ये है आपका वेब सर्वर। ठीक, इसमें आपका क्या क्या होता है वेब सर्वर में, और इसमें आपका क्लाइंट साइड में क्या होता है। यहाँ पर आपका ब्राउज़र होता है जो आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। किसके पास, आपके वेब सर्वर के पास। किसके साथ, एक डेफिनेट डोमेन नेम या फिर यूआरएल के साथ आपके वेब सर्वर को भेजेगा। फिर यहाँ पर जो वेब सर्वर होता है वो आपका क्या भेजता है, इसको अपना रेस्पॉन्स। और ये सारा का सारा काम किस प्रोटोकॉल, किस सेट ऑफ रूल्स के तहत होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें जो आपके चेक किया जाता है सारा का सारा जो वेबसाइट का डेटाबेस होता है वो वेब सर्वर के पास होता है। जैसे कि हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक सभी लोग यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पर हमने अपनी आईडी बनाई या कोई भी पोस्ट किया, तो वो सारा क्या है, डेटा, वो किसके पास हमेशा सेव रहेगा, फेसबुक के वेब सर्वर के पास। तो सोचिए उनके जो वेब सर्वर होंगे उनका साइज़ क्या रहता होगा, क्योंकि लाखों लोग एक दिन में कितनी पोस्ट डालते होंगे, कितने लोग अपनी नई आईडी उस पर क्रिएट करते होंगे। तो सारे अकाउंट्स का डेटा डेटाबेस के रूप में आपका वेब सर्वर पर सेव रहता है। तो जो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग होती है डेटाबेस को, उसमें डेटाबेस को भी आपका कंट्रोल किया जाता है, उसको जो डेटा है उसको सेट किया जाता है। वो सारे काम किनके होते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट वालों के, और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट वालों के काम होते हैं जो क्लाइंट साइड के एक्सपीरियंस को बनाने में लगाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।